प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं बच्चों। जैसे कोई भी आकृति समरूप कब होता है और कोई भी आकृति सर्वांगसम कब होता है, इसे हमें समझना है। तो समरूप होने के लिए उसका आकार यानी शेप समान होना चाहिए बच्चों, और सर्वांगसम में आकार तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ आकार माप यानी साइज भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि शेप और साइज यानी आकार और अमाप, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो हम इनको समझते हैं कि आकार क्या होते हैं और अमाप क्या होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है बच्चों, इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। और एक त्रिभुज मेरे पास और है बच्चों, इसका नाम है, हम दे देते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। तो हम कब कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप है या सर्वांगसम है? तो समरूप होने के लिए इसका आकार समान होना चाहिए, यानी कि शेप। तो किस शेप के हैं? तो हम आप कहेंगे कि ये त्रिभुज के शेप के हैं, नहीं त्रिभुजाकार हैं। किस आकार के हैं? तो आप कहेंगे कि त्रिभुजाकार है, यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो आकार है वो क्या है? समान है। तो समरूप का साइन क्या होता है बच्चों? तो समरूप को कहते हैं, अगर हम ऐसे निशान दे दें तो समरूप का निशान होता है बच्चों। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के। ये समरूप का निशान होता है। और सर्वांगसम का निशान कैसे होता है बच्चों? तो सर्वांगसम का निशान होता है, बराबर होता है और उसके ऊपर समरूप का साइन लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं सर्वांगसम। अब हम समझते हैं कि सर्वांगसम कैसे होगा बच्चों। तो मेरे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और सेम इसी साइज का एक और त्रिभुज यदि हम बना दें, डी ई एफ। तो सर्वांगसम आकृति होने के लिए बच्चों एकदम फोटोकॉपी यानी एकदम इक्वल साइज का आकृति होना चाहिए। जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों में जो आकार है यानी शेप है, किस शेप के हैं? तो ये दोनों त्रिभुज के शेप के हैं, यानी इनका आकार त्रिभुजाकार है, यानी इनका शेप इक्वल है बच्चों। और इनका जो अमाप यानी साइज की हम बात करते हैं, तो साइज भी देखिए इनका साइज एक समान है। जितना बड़ा फिगर ए वाला है उतना ही बड़ा फिगर इस त्रिभुज का भी है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम आकृतियां हैं त्रिभुज डीई एफ के। नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो हमने समझा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डीई एफ के। तो कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम तभी होगा जब उसका आकार और अमाप दोनों समान होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होता। तो हम समझते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, तो समरूप है, तो क्या सर्वांगसम हो सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि समरूप होने के लिए सिर्फ आकार ही नहीं बल्कि अमाप भी समान होना चाहिए, इनका साइज भी। इनका साइज देखिए छोटा बड़ा साइज है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पर इसका आकार और अमाप दोनों समान है बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अगला पॉइंट समझते हैं बच्चों कि बहुभुज की समरूपता के नियम क्या होते हैं। बहुभुज की समरूपता के नियम। हम बहुभुज के समरूपता के नियम को समझते हैं। जैसे कोई भी बहुभुज समरूप कब होता है? जब उनका संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा पॉइंट क्या होता है, उनकी जो संगत भुजाएं होती है एक ही अनुपात में होती हैं, यानी वह समानुपात में होते हैं। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो,
इस चीज को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास एक बहुभुज है, इसका नाम हम देते हैं ए बी सी डी। इसका नाम डी, इसका नाम बच्चों हम दे देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसका कोण हम 90 डिग्री कर देते हैं बच्चों। इसका भी कोण हम 90 डिग्री कर देते हैं। इसका एडी जो भुजा आता है बच्चों, हम इसका नाम देते हैं 3 है, और इसका नाम देते हैं 6। ये भी 3, ये भी मेरे 6, 3 6। तो मेरे पास एक बहुभुज है बच्चों ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। इन बहुभुजों में देखिए कि इनके जो संगत कोण है यानी बराबर होना चाहिए, यानी इसका संगत कोण ए, इसका संगत कोण ए वाला, इसका संगत कोण ए और इसका संगत कोण ए। तो हम कहेंगे कि एंगल ए का संगत कोण कौन सा है बच्चों, तो एंगल ए का जो संगत कोण है एंगल पी बराबर कितना दे रखा है बच्चों, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री दिया है। एंगल बी का संगत कोण क्या है, तो एंगल बी का संगत कोण है एंगल क्यू, जो कि 90 डिग्री है। एंगल जो डी का संगत कोण एंगल एस, ये भी 90 डिग्री है बच्चों। और एंगल सी का जो संगत कोण है एंगल आर, ये भी 90 डिग्री है। तो हमने बहुभुज की समरूपता के नियम पढ़ा कि पहला उनका संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा उनकी संगत जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में है, अर्थात वह समानुपात में है, यानी इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम एडी भुजा लेते हैं बच्चों, तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, पीएस, यानी एडी बटा पीएस कितना है, एडी का मान है 3 और पीएस का मान है 6। तो कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, यानी 1/2 आया बच्चों। उसी प्रकार यदि हम इसको चेक करते हैं तो डीसी बटा में एस आर कितना है बच्चों, तो 3/6, ये भी कटेगा तो 1/2 ही आएगा बच्चों। इसी प्रकार हमने देखा कि सीबी यानी बीसी बटा में क्यू आर, इसको भी चेक करते हैं बच्चों, तो 3/6 यानी कि 1/2 ही आएगा। इसको भी चेक करें एबी बटा में पी क्यू, तो 3/6 यानी कि 1/2 ही आएगा बच्चों। यानी कि भुजाएं क्या है, भुजाएं समानुपात है, यानी इक्वल में है, 1/2 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां कैसी है, यानी ये दोनों बहुभुज किस प्रकार के हैं, तो ये दोनों बहुभुज समरूप हैं, क्योंकि समरूपता के 2 नियम है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए बच्चों। नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और आकृतियां लेते हैं बच्चों जो समरूप और सर्वांग समता को अच्छी तरह से समझा सके। जैसे मेरे पास एक वृत्त है, हमने एक और वृत्त ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो हम कहें कि ये दोनों वृत्त किस प्रकार के हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको आकृति से दिख रहा होगा कि ये दोनों वृत्त, इनका आकार यानी एक वृत्ताकार है, इनका आकार समान है और इनकी अमाप समान है, यानी कि साइज में देखिए जितना बड़ा वृत्त ए बना हुआ है उतना ही बड़ा वृत्त ए भी बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का चिन्ह क्या देंगे बच्चों, तो सर्वांगसम का चिन्ह होता है बराबर दे करके उसके ऊपर समरूप का निशान, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है बच्चों। हम एक और चीज समझते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का, जो 5 रुपए का सिक्का होता है बच्चों, और यहाँ पे ले लेते हैं एक हम 10 रुपए का सिक्का, जो कि 5 रुपए के सिक्के से बड़ा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का क्या समरूप आकृतियां हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका आकार क्या है, समान है, क्योंकि ये भी वृत्त के आकार का है और ये भी वृत्त के आकार का है, किंतु इनका जो साइज है यानी अमाप है वह छोटा है। 5 रुपए के सिक्के का साइज छोटा है और 10 रुपए के सिक्के का साइज बड़ा है। तो हम कहेंगे कि तो ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, तो दोनों आकृतियां समरूप हैं। हम एक आयत बनाते हैं बच्चों, एक और आयत हम बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी।
और PQRS। अब हम समझते हैं कि ये दोनों आकृतियां कैसी है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि इन दोनों आकृतियां एक बराबर है, इक्वल दिख रही हैं, यानी इनका आकार भी समान है और अमाप भी समान है। तो आकार और अमाप दोनों समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियां ABCD तथा कैसी हैं, सर्वांगसम है PQRS। हम कहेंगे ABCD सर्वांगसम है PQRS के। नोट कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं बच्चों, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, यदि हम इस त्रिभुज का हाइट ड्रा करें बच्चों, यानी शीर्षलंब, तो शीर्षलंब कहां ड्रा होगा? तो शीर्षलंब इनके बीच में ही ड्रा होगा, यानी कि 90 डिग्री। इसका नाम बच्चों हम देते हैं D। यानी इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, तो आधार कितना है मेरे पास? BC गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब यानी जो हमने हाइट ड्रा किया है उसे ही शीर्षलंब कहते हैं। तो शीर्षलंब है मेरे पास AD, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों 1/2 गुने आधार BC गुना AD होगा, क्योंकि 1/2 आधार गुने शीर्षलंब होता है बच्चों, 1/2 BC गुना AD। अगर हम एक और त्रिभुज की बात करें, इसका भी नाम देते हैं बच्चों ABC। अगर हम इस त्रिभुज का हाइट ड्रा करें बच्चों, तो इसका हाइट क्या अंदर की ओर ड्रा होगा? नहीं, इसका हाइट बाहर की ओर ड्रा होगा। तो इस रेखा को हम डॉट रेखा के द्वारा आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसका हाइट यहां से ड्रा होता है बच्चों, इसका नाम देते हैं D। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? तो इसका एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार। तो बच्चों इस त्रिभुज का आधार, ओरिजिनल आधार क्या था? तो ओरिजिनल आधार BC ही था, 1/2 BC गुना इसका शीर्षलंब क्या है बच्चों? तो इसका शीर्षलंब है AD। यानी हमने देखा कि इस त्रिभुज का जो हाइट होता है वह अंदर की ओर ड्रा होता है, जबकि इस त्रिभुज का जो हाइट होगा वह बाहर की ओर ड्रा होता है बच्चों। तथा एक चीज और बच्चों, क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास एक सर्वांगसम आकृति है ABC, और इसी के समान एक और आकृति बना देते हैं DEF। तो ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी क्योंकि इनका आकार और आमाप दोनों इक्वल हैं। तो हम कहते हैं कि इसे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे? तो हाँ, क्योंकि इनका आकार यानी शेप कैसा है? तो बच्चों इनका शेप त्रिभुजाकार है। तो समरूप होने के लिए केवल एक कंडीशन चाहिए, उनका आकार समान होना चाहिए, और इसका आकार समान है, यानी कि ये समरूप भी है। तो जो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं वो समरूप भी होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। दो समांतर रेखाएं हैं बच्चों L और M। यदि इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच हम एक त्रिभुज का ड्रा करते हैं और इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच आधार इसको मान करके एक और त्रिभुज को ड्रा करते हैं, इसका नाम देते हैं A B C और इसका नाम देते हैं D। तो बच्चों आपने 9वीं क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों समान होता है।
यानी जितना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा बच्चों, उतना ही त्रिभुज डी बी सी का भी क्षेत्रफल होगा। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनका एरिया समान होता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा।